ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने कुछ चीजें कर ली थी जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एंड फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिजन एंड फ्यूजन। नाउ बाइंडिंग एनर्जी यू नो ऑलरेडी, इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू टू नो एक टॉपिक और है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी आपके डायरेक्टली पार्ट नहीं है सिलेबस का, ठीक है, डायरेक्टली पार्ट नहीं है। हो सकता है कि इसको लेके या इस पे क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा क्योंकि अभी रिसेंटली हटाया है नीट ने, एनटीए ने, ठीक है। नीट में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आ जाता है तो हम उस चीज को फिर रिस्क में नहीं लेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा आफ्टर द एग्जाम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आई विल नॉट लीव एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और अगर कुछ रह भी जाता है तो मुझे बता दिया करो कि सर ये पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन आया था, है ना, और ये चीज आपने नहीं पढ़ाई है या हमने नहीं पढ़ी है, तो हम उस चीज को कवर कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं, ऐसा है ना कि हमने नहीं पढ़ी है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं पढ़ी। बट स्टिल आई कैन टेक दैट एक्सक्लूसिवली। तो मैं टेस्ट के बाद में ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा और कुछ क्वेश्चन हम उसके कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो टॉपिक है, जो सिलेबस का पार्ट है, उसको अच्छे से करके जाना है टेस्ट के लिए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो So, डिस्कस कर चुके हैं हम वेटेज ऑलरेडी, सो इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी। रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था। आई होप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्या पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में। sir, binding energy, radius बाइंडिंग of एनर्जी, nucleus. हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। क्या होती है भाई बाइंडिंग एनर्जी, कोई बताएगा? हाथों पर करो, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? तमन के अलावा कोई और बताएगा? सर दिवाली के पटाखों में चला गया सर सब। 4-5 दिन हो गए हैं सर, बहुत टाइम हो गया है, इतना थोड़ी याद रहता है। सही में याद नहीं है किसी को? बताओ तमन, आप बताओ। सब मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू तमन, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, एक दो बार आई लिखा है मांगे, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए, राइट? यस सर। ये आप बोल रहे हैं, है ना? जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस फॉर्म करना है, पार्टिकल्स लेके, इन ए और बी पार्टिकल्स को लेके मुझे अगर न्यूक्लियस फॉर्म करना है, लेट्स से ये एक्स है, तो फिर इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको क्या बोलूंगा मैं? सर वो भी बाइंडिंग एनर्जी। तो आपने वो तो नहीं बताया। अरे दोनों होती ना डेफिनेशन तो। यस सर। याद आ रहा है थोड़ा बहुत बच्चों? यस सर। यस सर। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, अब तुम्हें तोड़ना है उसको अपने पार्टिकल्स में, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ना है तुमको, लेट्स से, ठीक है। अब तुम उसको तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी तो लगेगी ना, कुछ एनर्जी लगेगी, है ना। अब वो एनर्जी रिलीज होगी मान लो, तो उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुम्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ना है और न्यूक्लियस बनाना है, फॉर्मेशन करना है न्यूक्लियस का, तो बहुत दूर से मान लो इन्फिनिट सेपरेशन से तुम लेके आ रहे हो, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होने वाली है ना जब तुम न्यूक्लियस बनाओगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है इस प्रोसेस में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसे भी क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें डाउट तो नहीं आ रहा है ना किसी को? याद करो क्या होता था, ए प्लस बी का मास ऐड होता था, ठीक है,
और उससे x बनता था और कुछ एनर्जी रिलीज होती थी। यस सर। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। अच्छा, a प्लस बी का जो मास होता था बच्चों, मास ऑफ a प्लस बी, क्या वो सेम होता था क्या मास ऑफ x के? नो सर। मास सेम रहता था क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का? नो सर। भाई किसी को कुछ याद आ रहा है या फिर मैं और तमनी क्लास में हैं बस? हाँ बच्चों, किसी को कुछ याद आ रहा है? हम वैसा कुछ पढ़ा था हमने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो मास होता है उसमें डिफरेंस होता है। यस सर। तो मास कहाँ जाता है ये मास सेम क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो, जैसे तुम बोल रहे हो कि नहीं है। सर वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने कुछ बताया था हमें, याद आ रहा है? E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यस सर। इसको कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था, है ना? तो उसमें क्या बताया था उन्होंने? यही तो बोला था कि आपका जो मास होता है, जो आपकी रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मास होता है ना रिएक्टेंट्स का, वो थोड़ा सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना? और वही यूज हो रहा है बेसिकली फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो इसलिए आपका मास कम हो जाता है, मास रिड्यूस हो जाता है। सो दैट रिड्यूस मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑल्सो। याद आ रहा है? मास डिफेक्ट पढ़ा था एक टॉपिक, यस सर। है ना? मास डिफेक्ट, इसमें क्या था? जो ऑब्जर्व्ड मास था और जो एक्सपेक्टेड मास था वो सेम थे क्या? नो सर। है ना? एक्सपेक्टेड मास जो था वो ज्यादा था, मास एक्सपेक्टेड जो था वो ज्यादा था मास ऑब्जर्व्ड से, यस सर। है ना? क्योंकि मास एक्सपेक्टेड जो है वो तो तुम्हारा क्या है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड हो जाए। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है एक प्रोटॉन का, और कितने प्रोटॉन होते हैं टोटल? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? मास ऑफ न्यूट्रॉन है एक न्यूट्रॉन का, और टोटल कितने होते हैं? ए माइनस जेड। यस सर। ए माइनस जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं ना एक एटम यस। न्यूक्लियस में, है ना? यस सर। ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड मास था कि भाई जो तुम रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, मान लो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो जो तुम दोनों को ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है उन दोनों का एडिशन ही तो आना चाहिए। अरे यार, हम 6 क्लास में होते, 8 क्लास में होते, 10th क्लास में होते, तो यही बोलते ना कि सर ए और बी का जो मास है वही एक्स में आना चाहिए। यस सर। अरे हम तो केमिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं इवन 11th 12th तक, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यही तो बताता है कि भाई जितना इधर है लेफ्ट में उतना ही राइट में होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना ये तो, कंजर्वेशन ऑफ मास तो। लेकिन क्या वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो रही थी क्या उसमें? अगर तुम रिएक्ट कराते हो मान लो कोई भी दो एलिमेंट्स को भी, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात थोड़ी करते हो तुम। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे कंजर्वेशन तो है ना, कंजर्वेशन तो है। ए प्लस बी का जो मास है वो एक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? जितना लेफ्ट में था उतना राइट में है ना, क्योंकि कुछ पार्ट मास का किस में कन्वर्ट हो चुका है? एनर्जी। एनर्जी। एग्जैक्टली, और एनर्जी रिलीज ही तो हुई है प्रोडक्ट साइड में, यस है ना? सर। तो कंजर्वेशन तो हुआ है, ऐसा थोड़ी कंजर्वेशन नहीं हुआ है कहीं चला गया है, ऐसा थोड़ी यूनिवर्स में कहीं चला गया है ना? कहीं गुम गया है, हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ चला गया है, ऐसा थोड़ी है, हमें पता है एग्जैक्टली कहाँ गया है ना? सो दैट्स हाउ इट इज डन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेक्ट इन मास एंड हाउ इट इज एक्सप्लेन के जो एक्सपेक्टेड मास था वो था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। जो एक्सपेक्टेड मास था न्यूक्लियस का वो क्या होना चाहिए था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इज दैट राइट? यस सर। का टोटल वो होना चाहिए था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, पर ऐसा हो नहीं रहा है। एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व से सेम नहीं है। ऑब्जर्व जो तुमने किया एटम का मास, जो तुमने खुद ने ऑब्जर्व जो किया, वो डिफेक्ट के साथ आया। किस में डिफेक्ट के साथ आया? कि आपका जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास था उसमें आपने माइनस करना पड़ा आपको, एटम में से इलेक्ट्रॉन का जो माइनस होगा मास, वो पूरा क्वांटिटी आपको माइनस करना पड़ा। याद आ रहा है? जो आपका ऑब्जर्व्ड मास था वो क्या आ रहा था? मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। है ना? सो देयर वाज सम डिफेक्ट। गुड इवनिंग अनमोल। अनमोल तो नहीं है आपका नाम? बेटा आपका नाम क्या है? मैं भूल गया बच्चा, मैं आपको रोज अनमोल बोल देता हूँ। अनमोल ही है क्या आपका नाम? नो सर, अरीशा। अलीशा? इज इट सर अरीशा। अरीशा? ओके, कितना बढ़िया नाम है लड़की का, और मैं अनमोल बोले जा रहा हूँ इसको इतने टाइम से। सो सॉरी बच्चा।
क्या यार, मैं भी बेटा करेक्ट कर दिया करो मुझे, है ना। कोई बात नहीं सर। अरे नहीं यार, इट्स नॉट ऑल राइट। ओके सर। अपना नाम तो सही बुलवाओ मुझसे, मुझसे पढ़ रहे हो तुम लोग इतने टाइम से। आई शुड प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली, राइट। तुम लोगों को मेरा नाम पता है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तुम पक्का पता है? अच्छा, Yes, कितने sir. Yes. कितने बच्चों को नहीं पता है? कितने बच्चों को मेरा नाम नहीं पता है? हाथ ऊपर करो। जसनूर को नहीं पता, देखो। अरीशा को भी नहीं पता। अब तो अरीशा को भी नहीं पता है। ओके, लगता है अनमोल ही बोलना पड़ेगा अरीशा को। अच्छा ठीक है, मेरा नाम है सुविज्ञ। ठीक है, आई कैन राइट इट ऑल्सो, ऑल दो इट डजेंट मैटर इतना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, नाम में क्या रखा है। बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि आपको जानना है अगर। दिस इज सुविज्ञ। ठीक है, थोड़ा अलग नाम है, डिफरेंट नेम, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम काम भी डिफरेंट कर रहे हैं, है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि हम सीट निकालें हमारी एक, है ना, फॉर एमबीबीएस, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग, यस सर। राइट। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग ऑल्सो, बट वी विल डू इट। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम पे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? Yes, sir. ओके, तो बच्चों, बिफोर वी कंटिन्यू आवर लेक्चर एंड वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड जो आगे की चीजें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो पुराने हमने पढ़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर करो चैट में, एंड सबके लिए आपको मिलेगा 1 से 2 मिनट। ठीक है, गो ऑन। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट? इज इट ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, लेस देन, मोर देन, और बोथ? जस्ट रेज योर हैंड्स और यू कैन जस्ट आंसर इन द चैट ऑल्सो। चैट में आंसर कर सकते हो तुम लोग डायरेक्टली। शिवा, Yes, sir. क्या आंसर है? Sir, always more than atomic number. ओके, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, काजल, जानवी, Second. सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। अच्छा जी, अक्षरा प्रखर का 4 आ रहा है, तमन का सेकंड आ रहा है, जानवी का भी सेकंड आ रहा है, रानी का क्या आ रहा है? सेकंड। कूल, करें डिस्कस करें? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ जी, तो भाई आंसर इसका है फोर्थ ऑप्शन, समटाइम्स मोर देन, समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अब देखो ना, समझो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है Z, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही बात है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और जो तुम्हारा मास नंबर होता है A, वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इज दिस ऑल्सो करेक्ट? यस Yes, सर। sir. A शुड बी ग्रेटर देन Z, ज्यादा होना चाहिए ना एटॉमिक नंबर से भाई। यस सर। सो बट व्हाट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन? अरे हाइड्रोजन Equal. को भूल गए तुम। प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें? एक। One. एक। न्यूट्रॉन? Zero. बोल दो, एक बोल दो। No, sir. अरे बोल दो, एक बोल दो। न्यूट्रॉन भी बोल दो एक। अरे बोलो ना। अरे यार, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 होता है क्या हाइड्रोजन का मास? भूल गए तुम सब केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी। न्यूट्रॉन नहीं होता ना हाइड्रोजन में। अरे No, sir. आइसोटॉप्स की नो बात नहीं कर सर। रहे, आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं उसके, है ना। जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन एक रखता है पर न्यूट्रॉन नहीं रखता, तो उस केस में उसका एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं हो जाएगा क्या?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So because of this exception, the fourth option is correct. Greater than equal to is the right choice. हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर तुम भूल जाओ कि भाई हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है तो जल्दबाजी में सेकंड ऑप्शन ही लगा के आओगे, है ना? तो ध्यान देना है भाई क्वेश्चन में, है ना? जो चीजें आसान लगती हैं वो होती नहीं है। जब भी लग रहा है कि कुछ आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, दोबारा क्रॉस चेक जरूर करना है। कोई सा भी पेपर हो, दोबारा क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ दिक्कत, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक रखी होगी, ठीक है, जो कि तुम्हें गलत करवाने के लिए उसने रखी होगी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इसका बताइए आंसर क्या आएगा। बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, गलत नहीं करना है इनको। वेटिंग फॉर द आंसर्स टू कम। बताइए भाई आंसर बताइए। एक बच्चे ने, तीन बच्चों ने आंसर किया है। चैट में। चैट में लिखा है, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबने आंसर नहीं किया है, सब करो। बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग यार। और कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई है? क्लास में नहीं है क्या आप लोग? दीक्षा, सर अक्षरा ने किया है क्या? आंसर करो बेटा, क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्वेश्चन? जानवी, दीपिका, रानी, अरीशा, आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई डिस्कस करें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। अब देखो ये अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अगर न्यूक्लियस का मास m है ना, अगर तुम्हारा z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, और तुम्हारे a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये बन रहा है तुम्हारा मान लो x, जिसका की मास है m, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इन दोनों का जो एडिशन है मास का, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जितने नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये तो a माइनस जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा z, ठीक है। ये तो आपका टोटल मास हो गया रिएक्टेंट का। ये तो ज्यादा आता है ना बेटा हमेशा, न्यूक्लियस sir. मास से ज्यादा आता है ना, ये तो आपका एक्सपेक्टेड है, ये तो आपका एक्सपेक्टेड है। और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है क्या ये? अरे ये तो ऑब्जर्व्ड मास है ना न्यूक्लियस का, जो है देखो दिया भी हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज कैपिटल M। Yes, sir. तो ये यस सर। एक्सपेक्टेड वाला तो ज्यादा होता है ना ऑब्जर्व्ड वाले से। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था यार, भूल गए क्या तुम लोग? Yes, ये sir. देखो, ये देखो, बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। सी ऑप्शन ही तो आएगा, डी ऑप्शन थोड़ी आएगा। फोर्थ ऑप्शन कैसे आएगा? फोर्थ ऑप्शन में तो ज्यादा बता रहा है वो। फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से अगर ज्यादा बन रहा है तो एनर्जी रिलीज कहाँ कैसे हो रही है फिर? अरे बात समझ में आ रही है? एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रही है फिर तो, है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और तुम्हारा मास भी ज्यादा आ गया है और एनर्जी भी रिलीज हो गई है, तो इतना एक्स्ट्रा मास कहाँ से ले आया भाई, है ना? तो इसको इस तरह से देखा करो कि अगर लेफ्ट से कुछ गया है तो राइट में बनाए,
अब राइट में एनर्जी बनी है तो लेफ्ट से गया है, और लेफ्ट से गया है तो किस चीज में से जाता है, जो चीज ज्यादा होती है। तुम्हारे पास 10 एप्पल्स हैं, तुमने छोटे भाई को 2 दे दिए अपने, तुम्हारे पास 8 बचे, तो तुम्हारे पास 10 थे ना। Yes, sir. 10 एप्पल का मतलब तुम्हारे पास ज्यादा थे, तो लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास ज्यादा थे, तो उसका मास हमेशा ज्यादा रहेगा ना राइट साइड वाले से। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो इसको ऐसे समझा करो, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। मुझे पता है तुम्हें आता है ये कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों गलत किया आप में से इतने सारे बच्चों ने। थोड़ा ध्यान देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो हेre's अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। अब तुम ग्राफ देख के घबराना मत, क्योंकि तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिस चीज से, जिसका मतलब यूज होगा यहाँ पे, एंड यू कैन डू इट। करो, इसको सॉल्व करो। डिस्कस? अरे बाप रे, सभी लोग डिस्कस बोल रहे हो तो क्या बात हो गई भाई? हाउ इज इट दैट डिफिकल्ट? अच्छा, तुम्हें एलन के बारे में नहीं पता होगा, तो एलन के बारे में पता है क्या होता है एलन? अरे एलन क्या होता है? हाँ, ये लॉग जैसे ही होता है, जैसे लॉग होता है। जैसे लॉग होता है वैसे ही होता है। लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े हैं? थोड़े थोड़े पड़े हैं। लॉग में अगर बेस ई लगा दोगे तो एलन बन जाएगा। यस सर। कोई भी लॉग का फंक्शन है, लॉग है मान लो, है ना, बेस में ई लगा दो, बेस होता है ना उसका कुछ, Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो ई मतलब पता है ना सबको, ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट। हाँ, 2.718 जिसकी वैल्यू होती है, 2.78 यस सर। 1828 1828 ऐसे चलता जाता है फिर, है ना? तो नेचुरल एक्सपोनेंट बोलते हैं ई को, तो नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं एलएन को। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर ln x इक्वल्स टू x, e टू द पावर ln x इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये ln जो होता है वो होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। क्या होता है ये? Natural logarithm. ठीक है, कोई ना, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ई होता है तुम्हारा नेचुरल एक्सपोनेंट, है ना, और वैसे ही ln होता है नेचुरल लॉगरिथम। बेसिकली लॉग में अगर आप बेस में ई लगा दोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखो, 10 बेस 10 लिख लो जैसे मान लो, तो ये लॉग में अगर बेस में ई है तो ये ln की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। पर इसका तुम्हारे कुछ ज्यादा खास यूज था नहीं। जो यूज था ना वो था फॉर्मूले का, जो तुम्हें पता होना चाहिए था। क्या फॉर्मूला होता है भाई रेडियस का? R is equals to R naught H star 1/3। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता था? पता था सर। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता था और फिर भी नहीं हुआ क्वेश्चन? वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको ये फॉर्मूला पता था पर फिर भी नहीं हुआ क्वेश्चन। Am I audible बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। ओके कूल, हाथ ऊपर, हाथ नीचे करो। देखो, पहली बात तो नोट्स रिवाइज किया करो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो सिंपल सा रीजन है कि आपने नोट्स रिवाइज नहीं करे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं करे हैं तो आगे से कोई भी रीजन हो, छुट्टी हो नहीं हो, एटलीस्ट बेसिक क्लास जो तुम पढ़ रहे हो उसके को नोट्स रिवाइज कर लिया करो। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. सो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग पर्टिकुलरली। आगे आगे अगर चले इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन
तुमको ln r बाई आर नॉट और ln a के बीच में ग्राफ बनवाना चाह रहा है। यानी कि हमें पता है कि हर ग्राफ y और x के बीच में होता है, जैसे कि है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेट में बात करें, दो कोऑर्डिनेट में सिस्टम में, तो आपका y जो है वो तो इन्होंने दे रखा है ln r अपॉन आर नॉट, और Yes, x sir. क्या दे रखा है इन्होंने, ln A. a। तो सिंपल सी बात है ना कि हमें r बाई आर नॉट का टर्म निकालना पड़ेगा कहीं से। भाई ln वगैरह तो बाद में आएगा, पहले r बाई आर नॉट तो बनाए, Yes, sir. है ना। तो कैसे बनेगा r बाई आर नॉट? सिंपल सी बात है कि r नॉट को डिवीजन में ले जाऊंगा मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इधर क्या बच जाएगा, a टू द पावर 1/3। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, टेक नेचुरल लॉगरिथम ln बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln ले लूंगा ना। जब मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि मुझे ln ऑफ r बाई आर नॉट निकालना है, लॉग बेस ई वाला, ठीक है, तो मैं ln लूंगा ना भाई, इधर r बाई आर नॉट हो जाएगा इधर, है ना। इसका ln ले लिया मैंने और इसका लिया, तो ये हो जाएगा ln a टू द पावर 1/3, ठीक है। अब लॉग फंक्शन सॉल्व करने आते होंगे बेसिक सबको। इसको मैं फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे को चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको Yes, मुझे sir. फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज, अगर आप क्वेश्चन देख सकते हो तो। और ये हो जाएगा 1/3 ln a। याद है Yes, लॉग sir. में ये पावर इधर चली जाती है, Yes, Yes, sir. sir. इसमें कुछ यहाँ पे बेस में पावर होती है अगर, तो ये p इधर चला जाता है और p लॉग, और फिर ये वाला पूरा टर्म हो जाता है। ये सॉल्व करना आता है, बेसिक सबसे बेसिक तरीका ये लॉग सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये 1/3 Yes, इधर sir. चला जाएगा, ln a बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ये तो तुम्हारा हो गया y, ये तुम्हारा हो गया स्लोप m, ये हो गया x। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो y इक्वल्स टू mx इज अ इक्वेशन ऑफ Straight line. स्ट्रेट लाइन। अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पता है। अगर ये नहीं पता है तो फिर मैं बहुत कम हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में भी करा हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/3. 1/3। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आ जाएगा? First Option option. First one. option. फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात, आगे चलें? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो कि मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में, ठीक है। इसमें जो RAL है वो है न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये मैं आपको मतलब बता देता हूँ, अगर नहीं दिखाई में दे रहा हो तो। रेडियस दे रखी है आपको न्यूक्लियस के, एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस की, RAL। आपको बोला जा रहा है कि अगर रेडियस है टेल्यूरियम के न्यूक्लियस की 12553 जो होता है आपका, तो वो क्या होने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है अपना, कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो यू कैन पुट इट इन होमवर्क। अगर नहीं आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। कुल, आगे चले, Yes, sir. ठीक है। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियॉन वर्ड का डिफरेंस है, जो कि आपको लग भी रहा है कि भाई यहाँ से न्यूक्लियॉन अगर पूछो तो बाइंडिंग एनर्जी तो हमें पता है, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन समझ लेते हैं पहले, पढ़ा भी हुआ है पहले, एक बार बताया भी था शायद मैंने, एक बार बताया भी था मैंने कि ये जो आपका A है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसको ही आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन्स बोलते हो आप इसको, न्यूक्लियॉन, ठीक है। इसके एडिशन को, इसके बंच को आप बोलते हो न्यूक्लियॉन, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर मिल गए तो उससे न्यूक्लियॉन बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो डेफिनेशन क्या बोलेगी इसकी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी बच्चों, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन वी आइदर डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस या फिर फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस की। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो सेम तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो एनर्जी जो हमें चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट वन न्यूक्लियॉन या कोई पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर से कोई पार्टिकल निकालने के लिए या न्यूक्लियॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताता है। इसको लिखेंगे हम साथ में।
ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किस चीज के बारे में बताएगा आपने, ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? सर दोबारा बताना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, न्यूक्लियॉन या फिर कोई पार्टिकल निकालने के लिए न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, तुम्हें निकालने है ना, तुम्हें डिसइंटीग्रेट करना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, है ना। अब तुम्हें अगर डिसइंटीग्रेट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो एक ही वो होगा न्यूट्रॉन या एक ही प्रोटॉन होगा। बात समझ में आ रही है? मान लो जैसे 10 यस न्यूट्रॉन सर। है ना, तो उसमें से तुम एक एक निकाल रहे हो, तो उसमें से कितनी एनर्जी लगेगी तुम्हें वो निकालने के लिए, ये हमें ये बताता है। अच्छा पहले इसको लिखो फिर करते हैं डिस्कस। पहले इसको आप नोट डाउन करो पूरा। लिखा गया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब समझो क्या बात कर रहे थे हम, कि अगर तुम्हें न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकालना है या न्यूक्लियॉन निकालना है या कोई पार्टिकल निकालना है इवन, ठीक है, तो तुम्हें किसके अगेंस्ट में एक्ट करना पड़ रहा है? कौन है जो तुम्हें रोकने वाला है? इज इट न्यूक्लियर फोर्सेस? भाई न्यूक्लियर Yes, फोर्सेस sir. बाइंड करके रख रहे हैं ना उसको, समझ में आ रही बात? न्यूक्लियर sir. फोर्सेस जो हैं उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और तुमने तो पढ़ा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, पढ़ा है ना भाई? यस सर। तो कोई भी न्यूक्लियस अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा रखता है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस हुआ, स्टेबल न्यूक्लियस हुआ या नहीं? फिर से सुनना, किसी न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन निकालना या पार्टिकल निकालने में जो एनर्जी लगती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसी न्यूक्लियस की, ठीक है, ज्यादा है किसी के कंपैरिजन में, ज्यादा या कम का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन ही होता है। मान लो फिजिक्स की यस ज्यादा है, सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिजिक्स की केमिस्ट्री से ज्यादा है, तो क्या फिजिक्स का न्यूक्लियस स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ केमिस्ट्री के कंपैरिजन में? वीक Strong. हुआ, स्ट्रॉन्ग। वीक हुआ। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो क्या ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी निकालने में? यस Yes, sir. सर। ज्यादा नहीं. Yes, sir. ये नहीं होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग है, निकालने दे नहीं रहे हैं वो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो वीक कैसे हुआ वो न्यूक्लियस? स्ट्रेंथ कम कैसे हुई फिर उसकी? ज्यादा हुई ना स्ट्रेंथ तो उसकी। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तुम्हारे पास मान Yes, लो sir. तुम्हारे पास एप्पल है, ठीक है, अब तुम्हारा छोटा भाई आया भागते भागते, वो छीनना चाह रहा हो तुमसे, ठीक है, और तुमने ऐसे पकड़ के रख लिया। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है उससे तो वो छीन नहीं पाएगा, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है तो छीन के ले जाएगा ना। तुमने ढंग से नहीं पकड़ा यस सर। है ना, तो ले जाएगा वो एप्पल, तुम्हारे हाथ से छीन के ले जाएगा। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हुई ना, मतलब तुम्हारी, तो न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा हुए, ज्यादा स्ट्रांग है, तो स्टेबल है तुम्हारा न्यूक्लियस। अगर स्टेबिलिटी कम होती तो इजी होता ना उससे निकालना किसी भी पार्टिकल को। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, तो sir. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्राइटेरिया है बेसिकली बताने का कि आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग है या नहीं है, यानी कि स्टेबल है या नहीं है। ये बात क्लियर हुई सबको, समझ में आई ये बात? Yes, यस sir. सर। yes, sir. कूल। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एक्स जेड, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर अपॉन ए, या फिर इसको डेल्टा ई नॉट भी लिख देते हैं अपॉन ए, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी को अपन डेल्टा ई नॉट भी लिखते थे ना, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, है ना। ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है ये। इसके थ्रू आप जज करते हो
कि आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग है या नहीं है। अलग अलग एटम्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो हमने क्या बात करी कि भाई अगर हम नोट के थ्रू लिखें इसको, कि लेट्स से कि इफ बाइंडिंग एनर्जी किसी नंबर ऑफ न्यूक्लियस नंबर 1 की ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 वाले से, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कौन सा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, कौन सा स्टेबल है? ए वाला। ए वाला। न्यूक्लियस 1 वुड बी मोर स्टेबल, न्यूक्लियस 1 वुड बी मोर स्टेबल। More stable. क्या ये बात क्लियर हुई या डाउट है अभी भी? बच्चों बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? यस sir. सर। न्यूक्लियस 1 वुड बी मोर स्टेबल। ठीक है, ज्यादा मेहनत लग रही है ना भाई उससे निकालने में। यस। ठीक है, उससे निकालने में पार्टिकल को ज्यादा मेहनत लग रही, तो स्टेबल है, ऑब्वियसली स्ट्रांग है। ठीक है, चलो भाई, अब अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, कैसे वो चेंज मास नंबर के साथ वेरी करता है। मास नंबर यानी ए, जो हम ले रहे हैं ना डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं ना हम ए, मास नंबर ही तो हुआ वो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, है ना। तो अगर हम मान लो टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहते हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके मास नंबर से डिवाइड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, है ना, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस केस में हम कंपेयर अगर करें इसके थ्रू, तो हम ये बता पाएंगे ना कि भाई अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के साथ चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है ना। और उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कौन से न्यूक्लियाई स्ट्रांग होते हैं, कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, और कौन से न्यूक्लियाई कम स्टेबल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस sir. मान लो सर। 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। अगर इसमें बी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो क्या ये बी वाला सबसे स्टेबल नहीं होगा क्या? होगा Yes, सर। sir. यस सर। है ना। तो ऐसे ही कंपेयर कर रहे हैं हम बेसिकली, है ना, वी आर कंपेयरिंग कि किसकी ज्यादा होती है किसकी ज्यादा नहीं होती। तो उसको ध्यान से पढ़ना। एक सेकंड रुको। हाँ, हमने नोटिस किया, ग्राफ देख रहे हो सब? ये वाला ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। तो हमने नोटिस किया कि भाई 56 जब हम मास नंबर ले रहे थे, A इक्वल्स टू 56, जो कि आयरन के लिए होता है। आयरन पता है सबको, Fe। यस सर। ठीक है, आयरन के लिए जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टडी किया, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से, तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है Be अपॉन A की, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, विच इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले तो इंक्रीज करा ग्राफ में, जब हमने नोटिस किया तो पहले तो बच्चों इंक्रीज किया, है ना, फिर एक पॉइंट पे पीक किया, सबसे ज्यादा हुआ, और फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग स्लोप से डिक्रीज हो गया। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एकदम से नहीं गिरा, एकदम से नहीं गिरा, लेकिन गिरा जरूर। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि जैसे जैसे हम मास नंबर को बढ़ाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना चाहिए हमारा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना चाहिए, जैसे 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 बड़ा न्यूक्लियस होता जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. तुमने क्या अज्यूम किया कि अरे मास नंबर अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस भी जनरली बड़े साइज का होगा, जनरली, है ना, जनरलाइज करके अगर हम बात करें। ठीक है, तो अगर बड़ा न्यूक्लियस है जैसे अज्यूम कर रहे हैं, तो उससे निकालना मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, उसके पार्टिकल्स को, तो हमने अज्यूम किया कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल होगा ज्यादा, पर ऐसा नहीं था। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो निकल के आया वो आया 56, यानी फेरस का, है ना, आपका आयरन का। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, ये आपको याद रखना है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? ऑलमोस्ट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि भाई ये पहले तो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मीडियम न्यूक्लियाई जो है, मीडियम न्यूक्लियाई वो ज्यादा स्टेबल है, किससे? लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई से। यानी कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है जिनके मास नंबर कम है, देखो ना यार, ये मास नंबर कम होगा ना आयरन के पहले जो आ रहा है, Yes, sir. इसका यस कुछ होगा सर। ना 28 32 ऐसे कुछ होगा एग्जाम्पल के लिए। और इसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे कुछ होगा 84 92 ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? तो ये लेफ्ट वाले तो लाइटर न्यूक्लियाई हो गए,
लेफ्ट वाले Yes. तो लाइटर न्यूक्लियाई हो गए, है ना, और राइट वाले हैवियर हो गए क्या? Yes, sir. Yes. बट जो मीडियम न्यूक्लियाई थे जैसे कि आयरन, वो ज्यादा स्टेबल थे लाइटर और हेवियर दोनों से, है ना, ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, सो वी कंक्लूडेड दैट कि लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो टेंड करते हैं कि वो कैसे ना कैसे मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ अप्रोच करें, और हेवियर न्यूक्लियाई जो टेंड करते हैं वो करते हैं कि कैसे ना कैसे इंटीग्रेट होकर टूट के मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ बढ़े। तो इसी से फिजन और फ्यूजन चालू होता है, इजाद होता है बेसिकली, कि आप अगर हेवियर न्यूक्लियाई को जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल है स्प्लिट करवाते हो मीडियम न्यूक्लियाइज में, द हेवियर न्यूक्लियाई being unstable have tendency to split into medium nuclei. This process is called fission. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? Fission. Fission. न्यूक्लियर फिजन, है ना, टूटना, यानी क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? टूटना, है ना। टूटना। और फ्यूजन क्या हुआ? जुड़ना। फ्यूजन क्या हुआ? जुड़ना, है ना। जुड़ना। लाइटर न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, सिंस वो भी अनस्टेबल है ना बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुई सबको कि लाइटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है? Yes, Yes, sir. sir. है ना। उनका भी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतना ज्यादा नहीं आया है ना। जैसे जैसे उनका बढ़ रहा है एटॉमिक मास नंबर, वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ रही है, यानी कि उनके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो अभी वो अनस्टेबल है रिलेटिवली, तो वो भी चाहते हैं कि भाई कैसे ना कैसे जुड़ जाए, है ना, 2-3 जुड़ जाए, जैसे 28 वाला जुड़ जाए 32 के साथ में, है ना, और कुछ ना कुछ करके मीडियम न्यूक्लियाई तक पहुंच जाए, और जैसे ही मीडियम न्यूक्लियाई तक पहुंचेंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। सो ये तरीका ऐड होने का, है ना, लाइटर न्यूक्लियस के ऐड होके मीडियम न्यूक्लियर बनने को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? Nuclear Nuclear fusion. fusion. तो फिजन और फ्यूजन बेसिकली यही था, मतलब अभी मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फ्यूजन एंड फिजन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कूल कूल कूल। आगे चलते हैं, क्यू वैल्यू डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्यू वैल्यू? तो जैसे कि क्यू वैल्यू का लेटर हमें सजेस्ट कर रहा है, क्यू इज स्टैंड फॉर क्वालिटी। बेसिकली ये हमें बताता है क्वालिटी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्वालिटी कितनी है, बेसिकली एनर्जी के बारे में ही बताता है ये। ठीक है, एनर्जी के बारे में ही हमें सजेस्ट करता है ये क्यू वैल्यू। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो जैसे आपके दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, है ना, या दो न्यूक्लियाइज है मान लो, वो ऐड होके बना रहे हैं सी और डी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी उस केस में भी। पढ़ा हुआ है तो अब हमने पढ़ा है ना, तो हमने कुछ बाइंडिंग एनर्जी निकलती है, तो ये जो एनर्जी निकलती है ना, इसी को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, यानी कि अगर एनर्जी रिलीज हुई है, राइट साइड में आ रही है, तो आपकी क्यू वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉजिटिव, है ना। Positive. और अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है यानी कि लेफ्ट साइड में एनर्जी आने वाली है, तो आपकी क्या हो जाएगी? क्यू वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, क्वालिटी कम हो जाएगी। आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बेसिकली, है ना, बाइंडिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, देन दैट इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब प्रोवाइड करनी पड़ रही है, देन दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू एज नेगेटिव। तो वो क्वालिटी आपकी कम मानी जा रही है। समझ में आ रही है बात सबको? उसको लिख Yes, दीजिए। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? कहाँ पे लाई करने वाला एनर्जी? राइट साइड में, रिएक्शन Right side. side. राइट साइड ऑफ रिएक्शन, है ना, पढ़ा हुआ है ना, तो केमिस्ट्री में भी हमने Yes, sir. एनर्जी रिलीज, Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ, पढ़ा हुआ है। Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्यू वैल्यू का हो जाता है पॉजिटिव अगर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, एनर्जी इज यूज्ड, एब्जॉर्ब, यानी कि कहां पे आ रहा है ये? Left side way. लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या है? क्यू वैल्यू क्या है? Negative. Negative. क्यू वैल्यू, क्वालिटी वैल्यू जो है इसकी, वो आपकी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, बस यही अंडरस्टैंडिंग है इसकी बेसिकली।
है ना। अगर आप देखो समझो ध्यान से, तो इसका भी फॉर्मूला वही होने वाला है, Q इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। कोई अगर निकलवा ले आपसे इस नाम से, बाइंडिंग एनर्जी ही निकलवाएगा वैसे तो, पर अगर इस नाम से निकले तो आप निकाल सकते हो इसको। अच्छा, इसमें डेल्टा एम क्या होगा, ये है मेन काम की बात। डेल्टा एम कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, कोई बता पाएगा? एटॉमिक मास यूनिट में। अरे वो तो ऑब्वियस ही बात है, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी और सी और डी, ये जो रिएक्शन है मेरी, इसमें बताओ। सब डेल्टा एम क्या होना चाहिए मेरा? सर चेंज होना चाहिए। अरे बेटा, ये एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। यही तो डिफेक्ट आया है मास में, यस सर। मेरी एनर्जी रिलीज हुई है, इस केस में तो यही डिफेक्ट आया है। इस रिएक्शन के लिए अगर ये एग्जांपल लिया ना मैंने, इस रिएक्शन का एक रिएक्शन मैंने एग्जांपल लिया है, तो इस केस में तो यही आना चाहिए ना, डेल्टा एम, मास में डिफेक्ट जो यस सर। कूल। कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. यस सर। डाउट है? नो सर, क्लियर है। नो सर। अच्छा अच्छा, कूल कूल कूल। वेट, आगे चलते हैं। अब देखो, तुमने बेसिकली एम ऑफ रिएक्टेंट माइनस एम ऑफ प्रोडक्ट, यस यस अक्षर। तो फिजन एंड फ्यूजन हमने बेसिकली समझ लिया है। इसमें कुछ जो चीजें मैंने रखी हैं, मोस्टली चीजें आपकी रीडिंग के लिए रखी है, ठीक है। फिर भी हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस का टूटना, है ना, यानी हैवियर न्यूक्लियस का टूटना मीडियम न्यूक्लियाइज में, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें फिजन का, तो आपने एक एलिमेंट लिया एक्स, ये कलर दिख रहा है क्या बच्चों? यस सर। आई गेस रेड वुड बी बेटर। तो ये तुम्हारा टूटा y प्लस z में, है ना। लेट्स से कि इसका है एटॉमिक नंबर 80, इसका है 60, और प्लस क्या निकली है, एनर्जी, यस सर। Yes, sir. डेल्टा E1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी रिएक्शन हुई है, इस केस में आपका जो डेल्टा E1 होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहली बात तो डेल्टा E1 कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे। बताओ फिर कैसे निकालूंगा। सर 140 नहीं नहीं, में 140 नहीं, मास में, मास के टर्म्स में बताओ ना, फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा सर एक्स क्या होगा भाई फॉर्मूला बच्चों, इधर ध्यान है। सर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस फिर ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। डेल्टा एम नेगेटिव आ सकता है क्या बेटा? डेल्टा एम चेंज इन मास है, ठीक है, रिड्यूस मास है या मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो आपका कोई भी डेल्टा एम आपका कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये समझना है कि वो डिफरेंस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है मास का, ठीक है। दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ भाई बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? चलो मैं ही लिख देता हूँ, इधर देखो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यस सर। यस सर। Sir. एक्स में से माइनस नहीं हो जाएगा क्या वाई प्लस जेड का? यस सर। ठीक है, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी स्क्वायर से। सी। अरे डेल्टा ई इक्वल्स टू एम सी यस डेल्टा एम सी स्क्वायर ही तो पढ़ा है तुमको मैंने, यस सर। भूल यस गए? सर। है ना। तो इस केस में, फिजन के केस में ये बन जाएगा, है ना। अगर निकलवा लें तुमसे तो निकाल दोगे ना इस फॉर्मूले से, या नहीं नहीं यूज कर पाओगे इस फॉर्मूले को तुम? हाँ ना बोलो हो बच्चों, जाएगा। हो जाएगा। कर लेंगे sir. यस सर। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हुआ न्यूक्लियर फिजन का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। कैसे हैवियर न्यूक्लियाई टूट के डिसइंटीग्रेट होके मीडियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड।
ऑल्सो अगर आपको डेल्टा E1 निकालना भी है, तो अगर आपको एनर्जीज दी हुई है XYZ की, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको। अगर आपको डेल्टा E1 निकालना है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी हुई है XYZ की इंडिविजुअली, तो आप क्या करोगे, 80 EY प्लस 60 EZ, 80 EY प्लस 60 EZ माइनस 140 EX। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है अब आपकी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है, क्योंकि EX EY और EZ क्या है आपके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, इन टर्म्स में अगर आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज करके आप निकाल सकते हो डेल्टा E1, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी रिलीज हुई है, या एनर्जी रिलीज जो है आपकी। बात समझ में आ रही सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आए, मास के फॉर्म में आए चाहे एनर्जी के फॉर्म में, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड है, आपने पढ़ा हुआ है वो। अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपकी वो कम होती है, और स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है न्यूक्लियस की। फिजन के केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सरप्राइजिंगली फ्यूजन के केस में भी होती है। क्यों सरप्राइजिंगली है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। सरप्राइजिंगली थोड़ी ना हुआ ये, फिजन और फ्यूजन हो क्यों रहते हैं, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए तो हो रहे थे, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाइज क्या कर रहे थे, फ्यूजन करके बना रहे थे Yes, मीडियम sir. न्यूक्लियाइज। Yes, Yes, sir. sir. हेवियर Yes, न्यूक्लियाइड sir. टूट के बना रहे थे मीडियम न्यूक्लियाइड, है ना। तो दोनों के केस में स्टेबल न्यूक्लियस ही तो बनेगा। अरे दोनों के केस में स्टेबिलिटी तो आएगी ना न्यूक्लियस में। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये पॉइंट याद रखेंगे, that stability of nucleus increases in both the cases for nuclear fission and for nuclear fusion as well, right? So बाकी सब चीजें यहाँ पे मैंने आपके पढ़ने के लिए रखी हुई है, जैसे कि यहाँ लार्ज न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस में टूट रहा है, राइट। न्यूक्लियन रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ तक होती है, न्यूक्लियस तक ऑब्वियसली पता है आप लोगों को। एक्सेसिबिलिटी ऑन हो गई है क्या इसमें, कुछ कैप्शन पढ़ाई में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. आ रहा yes, है। sir. वेट लेट मी, एक बार फिर से इसको वो करते हैं, otherwise it will disturb us. अभी दिख रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, दिख sir. रहा है। Yes, sir. आई थिंक ये अभी भी आ रहा है, शायद आ रहा है क्या? Yes, sir. अभी भी। कैप्शंस तो ऑफ ही है, आना तो नहीं चाहिए। इज इट स्टिल कमिंग? No, अरे तो मैं sir. बोल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेट आया। अभी आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेटिंग्स ऑफ करते हैं। इज इट स्टिल कमिंग? No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, काम sir. sir. करते हैं, पढ़ते हैं यार। छोड़, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है कैसे, स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये एकदम? थोड़ी Yes, सी sir. ऊपर आ रहा है।
ऊपर आ रहा है ना? लेट्स डू वन थिंग, Yes. इसको नीचे लिखते हैं, जो भी काम की चीजें ना उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है? Yes. तो उसको कवर नहीं करेगा, वैसे भी ज्यादा बचा है नहीं, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, ठीक है? इधर देखो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस, ठीक है? न्यूट्रॉन के थ्रू अगर इंड्यूस कर रहे हैं, अभी तक तो देखो हमने ये पढ़ा है कि आपका न्यूक्लियर फिजन जो हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन जो हो रहा है वो लार्जर न्यूक्लियर टूट के छोटे न्यूक्लियर में जा रहा है। लार्जर न्यूक्लियर टूट के किस में जा रहा है? छोटे छोटे में। निकले हैं। Total nuclei. ठीक है, अभी हट गया क्या कैप्शन? हट गया क्या? Yes, sir. यस Yes. Yes, sir. Cool, cool, cool. इधर फोकस करो, इधर फोकस करो। फिजन की बात हो रही थी, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हारा यूरेनियम 235 रखा हुआ है, लैब में रखा हुआ है ना? और ये टूट ही नहीं रहा है, डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है ये अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में, है ना, मीडियम न्यूक्लियस में। तो हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की हेल्प ली इंड्यूस करने में एक रिएक्शन, फिजन रिएक्शन को इंड्यूस करने में न्यूट्रॉन की हेल्प ली। तो तुमने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करा दिया या न्यूट्रॉन से रिएक्ट करा दिया, ऐसा समझ, है ना? तो यूरेनियम 235 से क्या हो गया, 236 हो गया, क्या मास नंबर बढ़ जाएगा न्यूट्रॉन ऐड होने Yes, से? sir. Yes, ना? sir. जैसे ही 236 हुआ, वो एक अनस्टेबल वो बन गया, अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया या अनस्टेबल एलिमेंट बन गया। अब उस केस में क्या है, मतलब रिलेटिवली और अनस्टेबल हो गया। अब उस केस में वो क्या हो गया, तुमने एक रिएक्शन स्टार्ट करा दी और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यूरेनियम 236 डिसइंटीग्रेट होता है बैरियम और क्रिप्टॉन में 144 और 89 में, और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो एक तरह से तुमने न्यूट्रॉन की हेल्प ली है फिजन कराने में, तो ये भी एक टाइप हो गया फिजन का, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी अगर डायरेक्टली फिजन नहीं होता है तो हम ऐसे इंड्यूस भी कर सकते हैं न्यूट्रॉन की हेल्प से, है ना? जैसे कि अब ये टूटा तुम्हारा यूरेनियम 236 टूटा बैरियम और क्रिप्टन में, ऐसे ये एंटीमनी में भी टूट सकता है ना? तुम्हारा बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स में ये ब्रेक कर सकता है। फिजन जरूरी नहीं है एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है? बट द मेन थिंग इज ये मीडियम न्यूक्लियाइज में टूट रहा है ताकि एक स्टेबिलिटी अक्वायर कर सके। क्या ये बात समझ में आई? फिजन का रीजन समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, Sir. तो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, सो जस्ट यू कैन रीड इट आउट कि कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी से इसको रिलेट करते हैं। सो जस्ट रीड इट आउट, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो भी रिमेनिंग चीजें हैं बच्चों, दिस ऑल फॉर योर रीडिंग पर्पस। जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली बात थी वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्शंस को, यानी कि वो कंटिन्यूसली रिएक्ट होते रहेंगे। चेन रिएक्शंस का मतलब ही यही होता है कि कंटिन्यूस रिएक्शंस होंगी। पता है ना सबको चेन रिएक्शन का मतलब, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कंटिन्यूस Yes, रिएक्शंस होंगी। अब वो टूटते जाएंगे, फर्दर फिजन होता जाएगा। तो दो तरह की चेन रिएक्शंस होती है, एक तो होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस है तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हेल्प में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है, आउटपुट एनर्जी, वो स्टेडी होती है। स्टेडी मतलब कंट्रोल्ड होती है ना, एक लिमिट तक होती है। अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो गई, आपको कंट्रोल नहीं कर पाया आप उसको, तो ये एक्सप्लोसिव एनर्जी के रूप में भी यूज की जाती है। और जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना, सुना होगा आपने एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, Yes, sir. Yes, sir. डेंजरस चीज है ऑब्वियसली, Yes, sir. वो ऐसे बनते हैं, ठीक है? क्योंकि जो चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाती और उनमें कंटिन्यू हो जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, फिजन हो गया, जैसे कंटिन्यू हो गया फिजन, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कंट्रोल तो तुम कर नहीं पा रहे हो, और एनर्जी, मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। अरे न्यूक्लियर फोर्सेस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो उनको ब्रेक अगर वो हो रहे हैं तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, आप इमेजिन कर सकते हो? तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और तुम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, इट कैन बी एक्सप्लोसिव। क्या हो सकता है ये? एक्सप्लोसिव हो सकता है। Explosive. तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है? बाकी उनको यूज कैसे करना है नहीं करना वो तुम्हारे काम की बात नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन अगर अनकंट्रोल रह जाए तो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शंस ये हम पढ़ चुके हैं। केवल स्लो न्यूट्रॉन जो है वो कॉज करेंगे फिजन को। फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो लिबरेट हो जाते हैं, है ना, एस्केप हो जाते हैं बेसिकली। स्लो न्यूट्रॉन जो है, स्पीड होती है ना, बॉम्बार्ड कराओगे तो उसकी स्पीड होगी ना कुछ,
ठीक है। Yes, जो sir. अगर आपके न्यूट्रॉन्स फास्ट है तो वो लिबरेट कर जाएंगे, फिजन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फिर आपके, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, इसको पढ़ लेना, है ना। जैसे कि मॉडरेटर्स क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई ऑन विच फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक, लाइट न्यूक्लियाई जो कि जिसपे कि हम मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो मॉडरेटर्स बोले जाते हैं, उनको मॉडरेटर बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपके केवल रीडिंग पर्पस से है। जैसे कि आपकी हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट में यूज किया जाता है मॉडरेटर्स को। अब ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे बार्क आपने सुना होगा, रिसर्च सेंटर है जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, वहां पे यूज किया जाता है। अप्सरा को यूज किया जाता है, अप्सरा रिएक्टर को, अप्सरा रिएक्टर जो है मतलब आप बार्क में वहां यूज किए जाते हैं मॉडरेटर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें इंफॉर्मेटिव है, इनको आपको बस रीड करना है, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया रीड करना है तो छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बात केवल वो बची हुई है जो कि इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव समझते हो, क्वेश्चन बन सकता है उस पर, उसका यूज से बन सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक बार अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में चली जाएगी और उसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये हो जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. Yes, क्या sir. रीड कर लेंगे आप लोग? ठीक है, तो ये आप ये रीड कर लीजिएगा। एक लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ फिजन ऑफ प्रीसीडिंग जनरेशन। यानी कि कितने न्यूट्रॉन्स रिएक्शन के बाद बने हैं और कितने रिएक्शन के पहले आपने यूज में लिए हैं। तो जो प्रीसीडिंग है वो रिएक्शन के पहले वाले हैं, और जो बाद में बने हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, वो बाद वाले हैं। तो इनके बीच का जो रेशियो है उसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं कि 1 रखें, ठीक है। रिएक्टर में इस फैक्टर को हम ट्राई करते हैं कि 1 रखा जाए, तो आपका पावर जो जनरेट होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, वो स्टेडी रहेगा। अगर आपने के ग्रेटर देन 1 रखा या हो गया वो, तो सुपर क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, यानी कि डेंजरस हो जाता है, एक्सप्लोड भी कर सकती है आपके रिएक्शन में, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? जो रेशियो है Yes, वो sir. Yes, maintain sir. रहना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन का। सो दिस इज ऑल। अगेन जो बाकी की चीजें हैं यू कैन रीड इट आउट। फ्यूजन आप पढ़ चुके हो, फ्यूजन में भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अगेन इसमें भी स्टेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो इंक्रीज कर जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिजन एंड फ्यूजन दोनों ही चीजें क्यों हो रही हैं? ताकि स्टेबल हो पाए न्यूक्लियस, है ना, Stable हो पाए। स्टेबिलिटी की तरफ जा पाए। स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइंड किए लार्ज न्यूक्लियस में ऐड होके बन गए, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। कौन कौन से तरीके होते हैं? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सिस्टम के, ताकि पार्टिकल्स की इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए कि जो रिपल्सिव बिहेवियर है, जो रिपल्सिव नेचर है, ठीक है, सेम चार्जेस के, जो सेम चार्जेस होंगे ना कि न्यूक्लियस के अंदर, तो सो सेम चार्जेस को ओवरकम कर जाए, इतना टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया है, ताकि ऐड हो पाए और फ्यूज हो पाए एक कॉमन न्यूक्लियस में। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, कॉमन sir. न्यूक्लियस ऐड होके बन पाए, इसके लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, है ना, सिस्टम का। तो उसको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। फुल अगेन फ्यूजन इन द सन हो गया, या आगे की जो भी टॉपिक्स हो गए वो बस रीडिंग के लिए हैं, इसको आप रीड कर लें। सो आई थिंक इंफॉर्मेशंस यूज करी जा सकती है आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, देन विल रैप अप द क्लास। इफ मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल इज लेस देन क्रिटिकल मास देन व्हाट? तो क्रिटिकल मास क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल मास जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ मास, या कोई मटेरियल कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है जिससे कि आपकी चेन रिएक्शन जो भी हो रही है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो सस्टेन हो जाए। इसको नोट कर लेना, क्रिटिकल मास। अगर ये टॉपिक, ये टर्म क्या है, कई बार यूज हो जाता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मिनिमम मास या मटेरियल, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, ठीक है। अगर तुम्हारा मटेरियल या उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, न्यूक्लियस का मास बहुत कम है, जो मिनिमम मास रिक्वायर्ड है उससे भी कम है, तो तुम्हारी चेन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी बच्चों? Chain reaction. reaction. हो ही नहीं पाएगी, सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाएगी। यानी कि आपकी रिएक्शन तो हो जाएगी, एक बार फिजन हो जाएगा, टूट गया,
लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ मास जो कि रिक्वायर्ड है, फिजनेबल मास, जो कि फिजनेबल का मतलब होता है कि फिजन होने लायक मास, इतना होना चाहिए कि फिजन हो जाए एटलीस्ट उसका एक बार, है ना। रिक्वायर्ड टू सेल्फ सस्टेन अ चेन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल इज लेस देन द क्रिटिकल मास, अगर क्रिटिकल मास से कम है हमारे क्वेश्चन में मास मटेरियल का, तो क्या वो दोनों हो पाएंगे, फिजन और चेन रिएक्शन दोनों हो पाएंगे क्या? No, sir. No, sir. क्या फिजन हो पाएगा? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. चेन रिएक्शन No, sir. No, आंसर sir. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Option No. 2, sir. ऑप्शन 2। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो यहीं पे हम हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़ा बाय बाय बोलते हैं। एक क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा होमवर्क में, इट्स अ मस्ट ट्राई क्वेश्चन, करना ही है, ठीक है। हेल्प चाहिए, मॉड्यूल की हेल्प ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी और पीवाईक्यूज, ठीक है। आई विल शेयर, अगर नहीं है तो है पीवाईक्यूज और डीपीपी है इसके न्यूक्लियर फिजिक्स No, की, sir. ठीक है। आई विल शेयर इट, न्यूक्लियर फिजिक्स की, इसको सॉल्व कर लो एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स। जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि मैंने बताया इसके, वो हम आफ्टर टेस्ट करेंगे, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गई, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल बेसिक चीजें जो हैं वो हम टेस्ट के बाद में एक बार में वो ले लेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो जो जो आपने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे, जो नहीं पढ़ा है उसको आप छोड़ सकते हो, पर जो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए उसके बेसिस पे, रेडियो एक्टिविटी के अलावा बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं यू शुड प्रैक्टिस बिफोर द मेजर टेस्ट। कूल? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? कोई कुछ डाउट है आज की क्लास में? No, sir. No, No, sir. sir. ओके देन विल मीट इन द सर जो नेक्स्ट। पिछला आपने क्वेश्चन हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया ना क्रिटिकल वाला, वो हाँ दोबारा जी, करवा देना प्लीज। दोबारा बताऊं? यस सर। सर मुझे फर्स्ट ऑप्शन लग रहा था उसका। फर्स्ट ऑप्शन बेटा ये बोल रहा है कि फिजन और चेन रिएक्शन दोनों पॉसिबल, दोनों इम्पॉसिबल है, जबकि हमारा क्रिटिकल मास वो मास होता है जिसमें कि एक टाइम फिजन तो हो जाए, फिजन तो हो जाए आपका। जैसे कि हमने फिजन में क्या पढ़ा था कि मान लो तुम्हारा एक्स टूट रहा है ए प्लस जेड में या ए प्लस बी में, ए प्लस बी में, ठीक है। ये हैवियर न्यूक्लियाई है ना, ये दोनों मॉडरेट में टूट रहा है। यस अब अगर इसमें मान लो कुछ एनर्जी रिलीज हुई या न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए तो इसकी हेल्प से ये भी तो फर्दर टूट सकते हैं, ए और बी भी तो फर्दर टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, फिजन हो सकता है ना इनका। यस सर। तो ये अगर फिजन पॉसिबल है, ये चेन रिएक्शन पॉसिबल है। चेन रिएक्शन मतलब एक बार तो रिएक्शन हो गई, एक और बार रिएक्शन हो और फिर उसके आगे भी कंटिन्यू हो। ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आपका मास जो है ना एक्स का, मुझे पता है ये वो हो गया है, स्क्रीन चली गई है, मैं कर रहा हूँ रुको। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, आपका जो मास है ना एक्स का, वो क्रिटिकल मास हो या उससे ज्यादा हो, क्रिटिकल मास से ज्यादा हो। क्रिटिकल मास डिफाइन ही ऐसा किया गया है कि मिनिमम कितना मास रिक्वायर्ड है जिसमें कि चेन रिएक्शन पॉसिबल हो पाए। फिजन तो एनीवे हो रहा है, फिजन तो होना ही है, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू हो पा रही है कि आपकी रिएक्शन, ये आपको क्रिटिकल मास बताता है। आया समझ में? ओके सर। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू तो सर। सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।